वेलकम टू एजुकेशन टेम्पल, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का सेशन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अपनी नोटबुक रेडी रखिए, पूरा फोकस बनाए रखिए और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जो लोग नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट की। सोचो, जैसे ही मैं बोलता हूं इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? पक्का बड़ी बड़ी मशीन्स, धुआं उगलते फैक्ट्रीज, एकदम ड्रामेटिक मूवी जैसा सीन, है ना? पर क्या सच में कहानी बस इतनी ही है या इसके पीछे कोई सीक्रेट स्टोरी छुपी है? चलो आज इस डिटेक्टिव मिशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले चलो उस पोस्टर को देखते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बनाया गया था। इसे कहते हैं द ग्रैंड पोस्टर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेसिकली हम ये समझेंगे कि इस पूरे एरा को एक सुपर हिट मूवी की तरह कैसे प्रमोट किया गया, जहां सब कुछ एकदम ऑसम और मैजिकल दिखाया जा रहा था। ओके, स्क्रीन पे देखो। ये कोई मूवी पोस्टर नहीं है, ये 1900s में एक म्यूजिक बुक का कवर था। इसका नाम था डॉन ऑफ द सेंचुरी। और ये दोस्तों उस टाइम के लोगों के फ्यूचर का ट्रेलर था, उनके सपनों का फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी ही सब कुछ थी। एकदम ड्रीम वर्ल्ड लग रहा है, राइट? चलो इस पिक्चर की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। बीच में जो देवी जैसी फिगर है ना, वो है एंजल ऑफ प्रोग्रेस, हाथ में नई सेंचुरी का फ्लैग लिए हुए। और वो जिस पहिए पर खड़ी है उसमें पंख लगे हैं, मतलब टाइम तेजी से आगे बढ़ रहा है। और पीछे रेलवेज, कैमरास, मशीन्स, फैक्ट्रीज, पूरा टेक्नोलॉजी का मेला लगा है। क्लियर मैसेज था, भाई फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी का ही है। और अब देखो, ये ऊपर है हमारा प्यारा एलादीन, पुराने टाइम और ईस्ट का सिंबल, जादू से पैलेस बना रहा है। और नीचे है मॉडर्न मैकेनिक, नया हीरो, वेस्ट और फ्यूचर का सिंबल। वो अपने टूल्स से बड़े बड़े ब्रिजेस और शिप्स बना रहा है। समझे? मैसेज क्लियर था, एलादीन का जादू पुराना हो गया, अब असली मैजिक तो मैकेनिक के हाथ में है। टेक्नोलॉजी ही नया मैजिक था। तो इन पिक्चर्स को देखकर तो यही लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम से आया, एक सुपरफास्ट ट्रेन की तरह, और सब कुछ बदल गया, राइट? पर एक मिनट, क्या सच में सब कुछ इतनी जल्दी हुआ? क्या ये कहानी इतनी सिंपल है जितनी दिख रही है? लेट्स फाइंड आउट। यही सवाल हमें असलियत तक ले जाएगा। और अब पर्दा उठाता है असली कहानी से। वेलकम टू द स्टोरी बिफोर द फैक्ट्रीज। हाँ, आपने सही सुना, फैक्ट्रीज आने से पहले भी अ बिग शॉट प्रोडक्शन गेम चल रहा था, और इस कूल साउंडिंग फेज का नाम है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट या ओरिजिनल फॉर्म। तो ये वो टाइम था जब इंटरनेशनल मार्केट के लिए ढेर सारा सामान बन रहा था, पर फैक्ट्रीज में नहीं। कहाँ? लोगों के अपने घरों में, कॉटेजेस में। बेसिकली ये वर्क फ्रॉम होम का पुराना वर्जन था। तो मर्चेंट्स ने अपने शहर के ऐशो आराम छोड़कर गांव की तरफ रुख क्यों किया? प्रॉब्लम थी अर्बन गिल्ड्स। इनको आप उस टाइम के बिग बॉस समझ लो। ये क्राफ्ट्समैन के पावरफुल ग्रुप्स थे जिन्होंने पूरे मार्केट पर कब्जा कर रखा था। वो डिसाइड करते थे कौन सामान बनाएगा, कितने में बेचेगा, क्वालिटी कैसी होगी। नए मर्चेंट्स के लिए तो नो एंट्री का बोर्ड लगा था। तो बेचारे मर्चेंट्स ने सोचा, इन गिल्ड्स के नखरों से तो अच्छा है, चलो गांव चलें। ओके, तो मर्चेंट्स तो गांव पहुंच गए, पर गांव वालों ने उनके लिए काम करना क्यों एक्सेप्ट किया? देखो, गांव में लाइफ कोई मूवी नहीं थी, बहुत टफ थे। उनके कॉमन लैंड्स छिन रहे थे, छोटे से खेत से पूरी फैमिली का गुजारा नहीं होता था। तो जब मर्चेंट्स ने आकर एक्स्ट्रा इनकम का ऑफर दिया, तो उनके लिए ये एक लाइफलाइन जैसा था। खेती बाड़ी के साथ साथ एक्स्ट्रा कैश, हु वुड से नो? और ये सिस्टम एकदम अमेजिंग था, एक पूरी रिले रेस की तरह। देखो, स्टेप 1, मर्चेंट टाउन से वूल खरीदता। स्टेप 2, वो वूल जाता गांव में स्पिनर्स के पास। स्टेप 3, स्पिनर से बना यान जाता वीवर्स के पास। फिर कपड़ा जाता फुलर्स और डायर्स के पास, और लास्ट में फिनिशिंग के लिए एक ग्रैंड फिनाले लंदन में होता था। सोचो, पूरा लंदन एक जायंट फिनिशिंग सेंटर बन गया था। माइंड ब्लोइंग, राइट? तो सब कुछ आराम से चल रहा था, शहर गांव की पार्टनरशिप मस्त चल रही थी। और तभी कहानी में एंट्री होती है एक नए प्लेयर की, द फैक्ट्री। दम दादा दम। लेकिन सवाल यह है कि क्या फैक्ट्री के आने से सब कुछ एक झटके में बदल गया? लेट्स इन्वेस्टिगेट। फैक्ट्रीज आने का सबसे बड़ा रीजन था कॉटन। कॉटन इंडस्ट्री में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। ये चार्ट देखो, 1760 में ब्रिटेन इंपोर्ट करता था 2.5 मिलियन पाउंड्स कॉटन, पर 1787 तक ये नंबर आसमान छूकर 22 मिलियन पाउंड्स हो गया।
दैट्स ऑलमोस्ट अ 9 टाइम जंप। इतना सारा कॉटन, इसको हैंडल करने के लिए घर घर वाला सिस्टम काफी नहीं था, कुछ बड़ा करना पड़ता। और इस बड़े काम का आइडिया लाए रिचर्ड आर्कराइट। उन्होंने सोचा, यार ये 100 अलग अलग घरों में काम कोऑर्डिनेट करना तो सरदर्द है। उनका सोल्यूशन, कॉटन मिल। सोचो, एक ह्यूज बिल्डिंग जहां सारी मशीन्स एक साथ, सारे वर्कर्स एक ही जगह। इससे सुपरविजन आसान हो गया, प्रोडक्शन फास्ट हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल टॉप नॉच हो गया। तो अब तक की स्टोरी से तो यही लग रहा है कि फैक्ट्री आई और उसने सब पर जादू कर दिया, पूरा गेम चेंज। पर रुको, अब टाइम है मिथ बस्टिंग का। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है द रियल स्पीड ऑफ चेंज। चलो देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड सच में बुलेट ट्रेन जैसी थी या पैसेंजर ट्रेन जैसी। और अब तैयार हो जाओ एक शॉकिंग ट्विस्ट के लिए। सुनो, लेट 1800s तक टोटल वर्कर्स में से 20% से भी कम लोग ऐसी मॉडर्न फैक्ट्रीज में काम करते थे। व्हाट? सही सुना आपने। इसका मतलब 80% से ज्यादा लोग अभी भी पुराने तरीकों से फैक्ट्रीज के बाहर काम कर रहे थे। तो वो रातों रात रेवोल्यूशन वाली कहानी थोड़ी सी एग्जैजरेटेड थी बॉस। लेकिन ऐसा क्यों? नई नई टेक्नोलॉजी इतनी स्लो क्यों थी? सिंपल है। इमेजिन करो आपको नया फोन लेना है, पर वो बहुत महंगा है, उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है और रिपेयर का खर्चा भी बहुत है। आप थोड़ा सोचोगे ना, उस टाइम के बिजनेसमैन भी ऐसे ही थे। ये नई मशीन्स सुपर एक्सपेंसिव थीं, अक्सर खराब हो जाती थीं और उनका रिपेयर भी कॉस्टली था। तो कोई भी अपना पैसा रिस्क में नहीं डालना चाहता था। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा सुपरस्टार द स्टीम इंजन। सबने जेम्स वॉट का नाम सुना है, पर सुनो, 1800 की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन्स थे और उनमें से भी वूल इंडस्ट्री बेचारी के पास तो सिर्फ 9 आई थी। सोचो, उस एरा की सबसे रेवोल्यूशनरी मशीन, पर उसको भी पॉपुलर होने में काफी टाइम लग गया। ये स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला केस था। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्रेस रुका हुआ था, नहीं, बस प्रोग्रेस का हीरो सिर्फ फैक्ट्री नहीं थी। जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी ना, जैसे फूड प्रोसेसिंग, बर्तन बनाना, फर्नीचर बनाना, उनमें भी छोटे छोटे बट ब्रिलियंट चेंजेस आ रहे थे। ये थे छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाले इनोवेशंस, जो शांति से देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा, हिस्टोरियंस भी यही कहते हैं। उनके मुताबिक मिड 19th सेंचुरी में एक एवरेज वर्कर, एक टिपिकल वर्कर फैक्ट्री में मशीन नहीं चला रहा था, वो एक ट्रेडिशनल कारीगर या लेबरर था। ये एक लाइन पूरे इंस्टेंट रेवोल्यूशन वाले मिथ की हवा निकाल देती है ना? तो आज के एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई वनडे क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि एक लंबा टेस्ट मैच था जो धीरे धीरे खेला गया। फैक्ट्रीज इंपॉर्टेंट थीं, पर वो पूरी स्टोरी नहीं थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन वर्कर्स की लाइफ कैसी थी, फैक्ट्री वालों की और जो घर से काम कर रहे थे उनकी? इसका जवाब मिलेगा आपको पार्ट 2 में। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। और कमेंट करके जरूर बताएं आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8th to 10th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 85598663 पर। यह पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं, राइट?